Hi, good evening, friends. This is Manish Khandelwal. I'm a mechanical engineer having a total experience of 36 years, out of which 16 years I spent in auto sectors, heading the plant operations, wherein I handle production, quality, maintenance, PPC, supply chain management. This session is on TPM, Total Productive Maintenance. Since TPM is a lengthier subject, we have divided that into two parts. Today, of course, we shall be discussing part 1. हर बार की तरह इस बार भी हम लोग दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस का उपयोग करेंगे। टीपीएम के फादर माने जाते हैं मिस्टर सीची नाकाजिमा। ये एक जापानीज पर्सन थे। जब ये निप्पॉन डेंसो नाम की कंपनी में काम कर रहे थे तो 1969 में इन्होंने टीपीएम को डेवलप किया था। निप्पॉन डेंसो पहले टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का एक पार्ट थी, फिर मिड 19s में इसमें से निप्पॉन हटा दिया गया। निप्पॉन इज ए जापानीज वर्ड यूज फॉर जापान। तो इन्होंने ये दिखाने के लिए कि वी आर नॉट ओनली रिलेटेड और केयरिंग फॉर जापान, वी आर नाउ ग्लोबल, तो इन्होंने अपनी कंपनी के नाम से निप्पॉन हटा लिया था। Now, productive maintenance with total employee participation can be called as total productive maintenance. That means the employees from all the departments like production, like maintenance, engineering, when they all are participating in maintenance activities, then that maintenance can be called as total productive maintenance. So as it written, total productive maintenance is a holistic approach to equipment maintenance. So what are the aims? Aims are zero breakdown, no slow running, zero defects, no work accidents. So इनसे क्या होगा? हमारा जीरो ब्रेकडाउन से या स्लो रनिंग नहीं होगी। इन सब से क्या होगा? हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन विल बी इंक्रीज्ड. When there are zero defects, definitely our quality is better. So if our availability is more, quality is better, obviously our OEE, overall equipment effectiveness, also shall increase. As we can see, there are 8 pillars of TPM and 5S is supporting all these 8 pillars. These 8 pillars are autonomous maintenance, focused maintenance, plant maintenance, quality maintenance, early equipment maintenance, training and education, safety, health and environment, and office TPM. So we shall not be discussing 5S here. ऐसा मैं assume करके चल रहा हूँ कि 5S के बारे में हम लोगों को पता है, बट इतना जरूर क्लियर है कि 5S जिस एरिया में हम लोग TPM लगाना चाह रहे हैं वहां पे 5S का होना जरूरी है. Without 5S we cannot start because 5S is the foundation. So let's discuss about first pillar, that is autonomous maintenance. So autonomous maintenance जो जापानीज लैंग्वेज में जिशु होजेन भी कहा जाता है, इसमें every operator needs to inspect and maintain his piece of machine. जो ऑपरेटर जिस मशीन पे काम कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करे और मेंटेन रखे. देयर आर 7 स्टेप्स इन ऑटोनोमस मेंटेनेंस और हम इन 7 स्टेप्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है इंप्रूव ऑपरेटर्स नॉलेज. ऑपरेटर की जो नॉलेज है हमें उसमें इंक्रीज करनी है, उसको बढ़ानी है. उसको करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ऑपरेटर्स को एम्पावर करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा उसकी मशीन के बारे में, जो मशीन वो चला रहा है. उस मशीन में अगर कोई
सिंपल एबनॉर्मलिटी है उसको दूर करना, वो भी इसी स्टेप में आता है। मशीन की अगर कोई सेटिंग करनी है तो वो मशीन भी उसे करनी आनी चाहिए, ये भी फर्स्ट स्टेप में आता है। इसका मतलब उस मशीन में अगर हमें टेम्परेचर को 50 डिग्रीज पे रखना है फॉर एग्जांपल, तो उसकी 50 डिग्रीज पे सेटिंग कैसे की जाए। उस पर प्रेशर हमें अगर 32 बार रखना है तो उसको 32 बार हमें उसका प्रेशर कैसे रखा जाए, ये नॉलेज ऑपरेटर्स को होनी चाहिए। रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेटर्स को करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल रूटीन मेंटेनेंस में क्लीनिंग तो है ही है, साथ में हम देखते हैं कि हम उसका फिल्टर रेगुलेटर उसको क्लीन कर लें प्रॉपरली। उसमें अगर कोई वायर उसका कोई खुला हुआ है, उसको वायर को प्रॉपरली हम लगा दें। तो ये जितनी भी चीजें हैं हम रूटीन मेंटेनेंस की, जो भी हमारे फॉर्मेट में है, हम उसको ठीक करें, ये हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसको ये पता होना चाहिए कि डेली मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें हैं, उसे चेक करना है, मेंटेन करना है, उनकी मेंटेनेंस करनी है और क्यों करनी है, ये भी उसको मालूम होना चाहिए। सेकेंड इक्विपमेंट आता है इनिशियल क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा एक वन लाइन में मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ऊपर ही लिखा हुआ है, ब्रिंग इक्विपमेंट टू लाइक न्यू कंडीशन। सेकंड स्टेप में आप मशीन को ऐसा कर दीजिए जैसा कि वो बिल्कुल नई आई थी, जो बिल्कुल नई आई मशीन थी बिल्कुल वैसे ही हो, उतनी ही साफ हो, वैसे ही वो मेंटेन्ड हो, उतनी ही अच्छे उसके पार्ट्स हों। तो उसमें हमें क्या क्या करना होगा, हमें लीकेज, अगर लीकेजेस वगैरह हैं तो वो हटानी पड़ेंगी, वो हमें दूर करने हैं। कोई नट एंड बोल्ट अगर लूज हो गए हैं उनको हटाना है, प्रॉपर लुब्रिकेशन को हटाना करना है, क्लीनिंग करनी है, डस्ट या डर्ट अगर कहीं है उसको हटाना है हमें। हमने देखा होगा कभी कभी उसमें ऑयल गिरा हुआ है कहीं इधर उधर, उसको हमें हटाना है। और खाली मशीन को नहीं, मशीन के सराउंडिंग को भी, आसपास एरिया को भी क्लीन करना है। तो हमें उस मशीन को ऐसा कर देना है जैसे कि वो नई लगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिमूव एसओसी, दैट इज सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन एंड improve accessibility to HAP, that is hard access point। आपने देखा होगा मशीन में कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बड़ी मुश्किल से उसमें हाथ जाता है, तो आप उसे मेंटेन कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या काइजन करें, कैसे इंप्रूवमेंट करें, जिससे कि हमारा जो अप्रोच है हार्ड एक्सेस पॉइंट की वो बेटर हो जाए। और रिमूव एसओसी, जो भी हमारे सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है वो हमें दूर कर ले। जैसे स्टैंडर्ड हमें बनाने चाहिए सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए, और उनको स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। कई बार हम लोग जैसे अगर मशीन यूज में नहीं है या इवन डस्टी ज़्यादा है, तो रात में उसको हमने, या बरसात वगैरह हो रही है तो हमने उसके लिए कवर बनाया हुआ, हम उसको कवर कर लें। और मशीन का आसपास का एरिया हम साफ रखें। जैसे कि पहले बताइए, एक्सेसिबिलिटी हम इंप्रूव करने के लिए वी मे हैव टू डू सम काइजन्स। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे फर्स्ट पिक्चर में ये वाला पोर्शन कितना गंदा हो गया है, वी नीड टू क्लीन इट। ये सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, इसका अगर कोई है आसपास उसको हटाना चाहिए। आपने देखा होगा कई कई मशीनों में ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें अंदर जाले वगैरह लगे होते हैं। तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, वी नीड टू रिमूव इट। अगर आसपास डस्टी एटमॉस्फेयर, हाउ टू रिमूव इट। ये जैसे बेरिंग में हमारे यहाँ बेरिंग खराब हो गई, इसका मतलब हमने या तो इसका लुब्रिकेशन नहीं किया या कुछ ऐसी चीज है आसपास जिसकी वजह से ये बेरिंग खराब हो गई है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर। फोर्थ है हमारा इनिशियल मेंटेनेंस स्टैंडर्ड। हमें क्या करना है, हमें
इनिशियल मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स को बनाना है और उसको फॉलो करना है, जिसमें मशीन क्लीनिंग का हो, मशीन इंस्पेक्शन का हो, मशीन लुब्रिकेशन के पॉइंट्स हों। ये जस्ट एक फॉर्मेट का एक पिक्चर है। यहाँ पे जैसे ऊपर डेट लिखी होती है, यहाँ पे जो जो चेक करना होता है वो पॉइंट्स लिखे होते हैं, और ऑपरेटर्स उन पॉइंट को चेक करता है और 1 2 3 एवरी डे ही साइंस इट। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकली ऑपरेटर कई बार एक्चुअल में चेक नहीं करता और यहाँ पे ओके कर देता है। दिस इज मोस्ट डेंजरस, but unfortunately this practice is very much there in most of the industries. इस वजह से मशीन का जो वो लोग ऑटोनोमस मेंटेनेंस का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं उठा पाते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप लोग ट्रेनिंग दें दूसरों को, सबको ये ध्यान रखें कि जो मेंटेनेंस चेक शीट है उसको रिलीजियसली भरें, चेक करें तब भरें। आप अपने आप देखेंगे कितना फायदा हुआ। हाँ, यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट के लिए जरूर मैं बोलूंगा, यहाँ पे आप कोई पिक्चर डालेंगे तो ऑपरेटर को इजी होगा समझने के लिए। और यहाँ पे जैसे नंबर 1 है कि ये पॉइंट, तो मशीन पे भी आप जहाँ पे भी ये पॉइंट है वहां नंबर 1 डालें तो ये ऑपरेटर को आसान होगा। देयर आर सो मेनी अदर काइजन एक्टिविटीज विच कैन बी डन। देन स्टैंडर्ड शुड टेल अस as to how to clean lubricate which part of at what frequency। तो जैसे हमने ये कर रखा है, ये डेली फ्रीक्वेंसी, डेली पॉइंट हो गए, कुछ हमें होगा, हो सकता है हमें वीकली करने पड़े, कुछ होगा मंथली करने पड़े। तो हमारा जो ये मेंटेनेंस चेक शीट है उसमें बड़े क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि कौन से पार्ट को किस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्लीन करना है या लुब्रिकेट करना है। दूसरा, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल मशीन्स हमारे पास होती हैं। उन मशीन्स के स्टेटस के हिसाब से वी नीड टू मेक स्टैंडर्ड। जो क्रिटिकल मशीन्स होती हैं उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो टफ होते हैं, होने भी चाहिए, जिससे कि मशीन हमारी हमेशा काम करती रहे। और जैसा भी मैंने बोला, यूज मोर एंड मोर पिक्चर्स इन स्टैंडर्ड टू हेल्प ऑपरेटर्स टू मेंटेनेंस मोर कन्वीनियंटली। पिक्चर होगी, उसे देख के पता लग जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया FRL, अब उसे हो सकता है ऑपरेटर को पता ही लगे कौन सा FRL है, क्या FRL है। यहाँ हम पिक्चर बना देंगे तो मशीन पे देख के उसे एकदम समझ जाएगा, अच्छा ये पिक्चर मैच करती है, ये FRL है, इसको क्लीन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। तो ऑपरेटर्स को अपनी मशीन्स को इंस्पेक्ट करना है। जैसे वो मेंटेनेंस भी अगर कर रहा है तो ही हैज टू इंस्पेक्ट द मशीन एंड मॉनिटर। यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसका फीडबैक देना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, जिससे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम आसान हो जाए और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्लान बना ले अगर कहीं पे एक्शनेबल कोई पॉइंट्स हैं तो। And the job is performed at an optimum level of safety and quality. This helps maintenance department to save some man hours and utilize those in other areas. क्योंकि ये ऑपरेटर काम कर रहा है तो मेंटेनेंस के आदमी को ये काम करने को जरूरत नहीं है, ऑपरेटर उनको फीडबैक दे रहा है। इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस के आदमियों का थोड़ा सा टाइम बचा, वो इस काम को दूसरी चीजों में इंप्रूवमेंट के लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है विजुअल मैनेजमेंट। दोस्तों, विजुअल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल एड्स हेल्प ऑपरेटर्स टू एग्जीक्यूट देयर जॉब्स कन्वीनियंटली बाय फॉलोइंग कलर कोड्स। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये 4 मोटर्स हैं, इसमें 2 ग्रीन कलर की हैं, 2 रेड कलर्स की हैं। तो हमारे मेंटेनेंस शीट जो होगी उसमें हमने ऐसा हो सकता है लिखा हुआ हो कि रेड जो मोटर्स हैं वो इस चीज की होती हैं और ग्रीन इस चीज की होती हैं। इसके जो चेक पॉइंट्स हैं रेड के ये होंगे, ग्रीन के ये होंगे। इट इज इजियर। सिमिलरली ये नीचे गेज में ये वाला हम कलर स्कीम लगा सकते हैं। रेड है तो उसमें दिस इज अलार्मिंग, देन आपका येलोइश है तो इट इज सो सो, एंड ग्रीन इज परफेक्टली ओके, नो नीड टू टेक एनी एक्शन। तो हम लोग ये गेजेस के लिए हम लोग ये कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। थर्ड है, जैसे ये हम लोगों ने मशीन के ऊपर अगर इस टाइप के कोई लाइट लगा रखी हैं, तो जैसे फर्स्ट वाले में है कि रेड अगर है तो मशीन इज डाउन फॉर अननोन रीजंस।
अननेसेसरली किसी को कुछ नहीं पता, मशीन रुकी पड़ी है। सेकंड वाला है कि मशीन इज डाउन बट इसका रीजन नोन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्डर नहीं है, या इवन मशीन का ब्रेक डाउन है तो भी हमें पता है द मशीन इज डाउन फॉर द नोन रीजंस। एंड थर्ड में या नीचे ग्रीन कलर है तो इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम, द मशीन इज रनिंग फाइन। So the color codes, of course, it becomes easier for us to identify things. हमारी पोजीशनिंग ऑफ वॉल्व है तो हम दे सकते हैं उसमें एरो बना के दे सकते हैं कि ये वाला जो है ग्रीन कलर में ये इन है, रेड कलर में आउट है, फ्लो लिक्विड क्या है हमारा। सो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग कलर कोड से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट बिकम्स ईजियर फॉर ऑपरेटर्स टू मेंटेन। एंड लास्ट स्टेप आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में जो हमारे काम क्या आएगा, जो ऑपरेटर्स ने पीछे मॉनिटरिंग की है, इंस्पेक्शन किया है, जो डेटा आया है उसका, वो सारा का सारा डेटा जब वो मेंटेनेंस को दे रहा है तो उस मेंटेनेंस के को डेटा से पता लगेगा कि हमें क्या क्या करना है। हो सकता है उसको ये लगाए कि ऑपरेटर की ट्रेनिंग और ज़रूरी है, उसके स्किल को और हमें अपग्रेड करना है, उसका जो फीडबैक में ये इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमें उसे ट्रेन करना है, यहाँ पे उसकी स्किल हमें बढ़ानी है। कई बार ऐसा हो सकता है हमें कि लगे वो ऑपरेटर जब क्लीनिंग कर रहा है या लुब्रिकेशन कर रहा है तो हमारे स्टैंडर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट, उसमें हमें हो सकता है कोई वर्क इंस्ट्रक्शन प्रॉपर डालनी पड़े, कुछ भी हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ सकता है। तो the improvements can be on documentations as well. For inspection and monitoring also, maybe we need some better inspection gauge, then better feedback to maintenance. As I said, all these data of course give maintenance definitely very good feedback input to plan their further course of action for improvements. सो थैंक यू जेंटलमैन। टीपीएम के 8 पिलर जो हैं उनमें से फर्स्ट पिलर यीशु हुसैन या ऑटोनोमस मेंटेनेंस के बारे में हमने आज पढ़ा, जिसमें 7 स्टेप्स थे। बाकी जितने भी 7 स्टेप्स हैं, 7 पिलर्स हैं सॉरी, उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आपको अगर ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।